एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। आखिर इसकी संरचना कैसी है, ये कौन कौन से कार्य करता है और साथ में इसके अंदर होने वाली कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर मादा प्रजनन तंत्र है क्या। तो आप बोलना कि मादा प्रजनन तंत्र ऐसा तंत्र है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंडाणु है, ओवम है, उनका निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, निर्माण होता है। पहली बात तो क्या है, अंडाणुओं का निर्माण होगा। दूसरी बात है उनका फर्टिलाइजेशन होगा, उनका निषेचन होगा। निषेचन का मतलब होता है जहाँ पे हमारे पास अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं निषेचन। जब ये निषेचन हो जाता है तो हमारे पास बनता है जायगोट, भ्रूण। ठीक है, तो ये हम मेनली 3 काम देखते हैं कि अंडाणु का निर्माण हो रहा है, फिर निषेचन हो रहा है और भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी हम कहाँ देखते हैं, मादा प्रजनन तंत्र में देखते हैं। इसके साथ हमारे पास कई और प्रक्रियाएं भी हैं जो हमें इसमें देखनी है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें संरचना की और मुख्य भागों की बात करें जो आपको याद होने चाहिए, तो उनमें आपके पास सबसे पहले आता है हमारे पास में ओवरीज, अंडाशय होता है। अंडाशय जो ओवरीज है हमारे पास में, अंडाशय, इसका काम होता है जो अंडाणु है, ठीक है, फीमेल गैमीट है, उसका निर्माण करने का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि जो ओवरी है ना, एक तो ये अंडाशय को स्टोर करेगी और इसको परिपक्व करेगी। ठीक है, मैच्योर करेगी। दूसरी बात हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अंडवाहिनी बोलते हैं इसको। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर अंडा परिपक्व होता है तो यहाँ से निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे जाएगा। तो इसे अंडवाहिनी भी बोल सकते हैं, डिम्ब वाहिनी भी बोल सकते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है, यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है, गर्भाशय या फिर यूटेरस बोलते हैं। इसका काम होता है जो हमारे पास में, अभी हम निषेचन पढ़ रहे थे ना, पीछे हमने देखा था निषेचन में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं जिसे हम जायगोट कहते हैं। अब जायगोट यहाँ पे आके क्या होता है, हमारे पास में रख जाता है और धीरे धीरे उससे विकास होता है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सर्विक्स। किसे देखते हैं, सर्विक्स है ना, इसका दूसरा नाम होता है सर्विक्स का ग्रीवा। अब हिंदी में शायद यहाँ पे गर्भमुख भी बोल सकते हैं, और इसका अगर वैसे हिंदी में नाम होता है ग्रीवा। ठीक है, ग्रीवा होता है। ग्रीवा क्या होता है, तो आप बोलना ग्रीवा जो होता है, हमारे पास यूटेरस होता है और हमारे पास वजाइना होता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीवा। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना, ये हमारे पास में ग्रीवा है। ठीक है, पांचवा हमारे पास इंपॉर्टेंट है वजाइना योनी। ठीक है, वजाइना योनी हो तो ये मार्ग प्रदान करता है जो हमारे पास में शुक्राणु है वो अंडाणु तक पहुँच जाए। ठीक है, ओके। अब एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि वहाँ से कहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमें कितनी बात याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखते हैं हम अंडाशय के बारे में, ओवरी के बारे में। तो बोलना ओवरी जो होता है हमारे पास में, यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसी संरचना देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हमारे पास में 2 ओवरी हैं, 2 हमारे पास में अंडाशय है। ठीक है, तो अंडाशय का काम क्या होता है, तो बोलना अंडाशय का 2 काम है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं, और दूसरा काम होता है अंडाणु के साथ में हार्मोन का निर्माण करना। ये 2 प्रकार के हार्मोन निर्माण करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन का निर्माण तो करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। अब इसका निर्माण कौन करेगा उसके बारे में हम भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का निर्माण करना। एक प्रकार का हार्मोन है जो जो हमारे पास फीमेल होती हैं उनके सेकेंडरी जो कैरेक्टर होते हैं उनको दिखाने के लिए करता है, जैसे आवाज़ का पतला होना, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाना, ठीक है, जनांगों पर बाल आ जाना। ये जो हमारे पास सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं फीमेल में, वो किसके कारण होते हैं, वो एस्ट्रोजन के कारण ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो द्वितीय लक्षण होते हैं उनको प्रकट करता है। वहीं पर हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, ये वैसे तो हम बात करें अभी तो ये कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, वहाँ से निकलता है और इसका काम होता है गर्भाधारण बनाए रखने में, ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही होगी उसके बारे में हम अभी डिटेल से जानेंगे। तो अभी देखो, हम अंडाशय के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से बता देते हैं कि कहाँ कौन सी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले याद रखो, जो हमारे पास अंडाणु है वो अपरिपक्व है। ठीक है, कुछ जो हम प्राइमरी फॉलिकल के नाम से उनको जानते हैं, जो अपरिपक्व अंडाणु होने प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, अब यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में जो फॉलिकल है उनका निर्माण होगा और अंडाणु भी धीरे धीरे क्या होता है, विकसित हो रहा है। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वहाँ पे
FSH हार्मोन होता है हमारे पास में। क्या होता है? FSH हार्मोन होता है, ये रिलीज करती है और ये कहाँ पे आके वर्क करता है? हमारे पास अंडाशय पे वर्क करेगा और जो हमारे पास फॉलिकल है, ठीक है, फॉलिकल टूट जाता है, ठीक है, तो फॉलिकल अलग हो जाएगा हमारे पास में और जो अंडाशय है हमारे पास में, अंडा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास में फॉलिकल टूट गया है उससे एक नई संरचना बनती है जिसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। इस नई संरचना का नाम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है। यहीं से हमारे पास में अब हार्मोन बनता है जिसका हमने बात की थी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले काम होता है, यहाँ पे जो हमारे पास में ये जो आप गर्भ देख रहे हो ना, यूटेरस, अब यहाँ पे एक मोटी रक्त की परत बनाएगा ये, ताकि बच्चा यहाँ पे रह सके, ठीक है। तो ये कौन काम करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन काम करता है, इसलिए हम इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेसिक इतना ही था। दूसरी बात हम करते हैं अंडवाहिनी की, या फिर डिम्ब वाहिनी बोल सकते हैं, या फिर ऐसी बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ये एक नली प्रकार की आकृति हो और यहाँ पे थोड़ी मोटी हो, फिर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो ये झालर है, तो ठीक है, ये हमारे पास अंडवाहिनी का प्रकार नहीं है, और मतलब भाग नहीं है, इसे हम फिम्ब्रेवरी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं झल्लेदार, कुछ भी ऐसा कुछ उसका नाम होता है, हिंदी में आ नहीं रहा इसका, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है कि ये जो अंडाशय होता है उसको पकड़ने का काम करता है, जोर से पकड़े रहने का काम करता है। वहीं पे हम अंडवाहिनी की बात करते हैं तो ये मेनली 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वी शेप का आकार देख रहे हो, जो मोटा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इन्फंटिबुलम। क्या बोलते हैं इसको? इन्फंटिबुलम बोलते हैं। दूसरा भाग होता है एम्पुला होता है, और तीसरा भाग होता है इस्मत, ठीक है, इस्मत। ये 3 भाग होते हैं। आप कैसे याद रखोगे? तो इसका काम होता है आई एम इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो आई से आप याद रखना इस्मत, एम्पुला और इन्फंटिबस। इन्फंटिबुलम भी बोल सकते हो, इन्फंटिबस भी बोल सकते हो, याद रखने के लिए आप कैसे भी याद रख सकते हो। जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसका काम क्या होता है? तो बोलना फैलोपियन ट्यूब के 2 काम होते हैं। सबसे पहले जो अंडाणु होता है ना, अंडाणु को गर्भाशय के अंदर ले जाने का काम कर सकता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या जुड़ा था? अंडाशय था ना, यहाँ से अंडाणु निकलेगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाएगा? हमारे पास में यूटेरस, गर्भाशय में चला जाएगा। तो पहला काम क्या कर रहा है? ये ट्रेवल करा रहा है। किसको ट्रेवल करा रहा है? जो हमारे पास अंडाणु है उसको। और दूसरा काम इसका होगा निषेचन का। क्या काम होगा? निषेचन। निषेचन में कैसे भाग करेगा? तो बोलना जो हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब होती है और इसका जो मध्य भाग होता है एम्पुला, ये जो आप मध्य भाग देख रहे हो ये एम्पुला है। तो आप बोलना जो मध्य भाग एम्पुला होता है और यहाँ पे आ जाता है अंडाणु, यहाँ से परिपक्व हुआ अंडाणु, मैच्योर अंडाणु यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा है? हमारे पास में एम्पुला में। और यहाँ से अंदर से हमारे पास में आया है शुक्राणु। कौन आया हमारे पास में? शुक्राणु आएगा। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा उसकी जगह आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे पास में अंडाशय है और शुक्राणु, अंडा और शुक्राणु जो हमारे पास में होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, निषेचन कहाँ पे होता है? तो नॉर्मली हम बोल देते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है, डिम्ब वाहिनी में होता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि डिम्ब वाहिनी के किस हिस्से में होता है। तो आप बोलना डिम्ब वाहिनी के एम्पुला, मतलब जो मध्य भाग होता है डिम्ब वाहिनी का, वहाँ पे एग और स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं गर्भाशय की, यूटेरस की बात करें तो सबसे पहले याद रखना जो ऊपर वाला भाग देख रहे हो आप यहाँ पे यूटेरस में, इसे बोलते हैं हम फंडस। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फंडस। ऊपर वाले भाग को फंडस बोलते हैं। जो नीचे वाला भाग देख रहे हो इसे हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। बीच वाला भाग जो देख रहे हो इसे बोलते हैं बॉडी, और नीचे आपने पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? सर्विक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना जो हमारे पास में गर्भाशय है, यूटेरस है, ये मेनली 3 परतों से बना होता है। कितनी परतों से बना होता है? 3 परतों से बना होता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला नाम होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो पेरीमेट्रियम होता है ये सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम क्या है? सबसे बाहरी परत होती है। मायोमेट्रियम जो होती है ये मध्य परत होती है, और एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत होती है। जब गर्भाशय में बच्चा आने की प्रक्रिया शुरू होती है तो यहाँ पे हमने अब बात की थी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है ना, ये मोटा होने लगता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है? मोटी परत बनाने लगता है। यहाँ पे जैसे ये बना ली, इसने मोटी परत बना ली, ठीक है। मतलब ये क्या कर गर्भाशय को तैयार कर रहा है कि आने वाले बच्चे के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाए और उसको पोषण मिल जाए। तो गर्भाशय को तैयार करने का काम कौन करता है? एंडोमेट्रियम करता है, जो अपनी जो परत है उसको मोटी कर लेता है,
ठीक है। तो हमारे पास में 3 परतें थी यूटेरस में, तीनों को याद रखना, PME याद रखना। PME मतलब प्रेगनेंसी मेड ईजी, ठीक है, प्रेगनेंसी मेड ईजी। तो यहाँ से प्रेगनेंसी मेड ईजी से आप याद रख सकते हो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। 3 परतें हमारे पास गर्भाशय में पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हार्मोन की, जो डायरेक्ट आपसे पूछ रहे थे कि इस हार्मोन का काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LH हार्मोन और FSH हार्मोन। FSH और LH, ये दोनों हार्मोन जो है ना, ये दोनों हार्मोन हमारे पास में कहाँ से निकल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। कहाँ से निकलते हैं? ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। दोनों का काम अभी बताया। जो FSH हार्मोन होता है, इसका जो हमारे पास फॉलिकल होते हैं, उसको तोड़ने में जो परिपक्व फॉलिकल है, या फिर सीधी परिपक्व नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो इनमेच्योर हमारे पास में फॉलिकल होते हैं, उनको उनके विकास के लिए, मतलब वो परिपक्व हो जाए, उसके लिए प्रेरित करता है कि भाई अब तुम परिपक्व हो जाओ, ठीक है, फिर उसको तोड़ देता है। दूसरी काम तो यही है ना, फॉलिकल की क्या करती है? वृद्धि करता है, ठीक है। इनमेच्योर होते हैं ना, उनको मेच्योर होने के लिए क्या है? विकास चाहिए। तो विकास करने के लिए FSH हार्मोन रिलीज करेगा कि अंडाशय को बोलेगा कि चलो अब इसको हम क्या करो? मैच्योर करो, परिपक्व करो। दूसरा होता है LH हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है, और इसका काम होता है जो हमारे पास में अंडाणु बन रहे थे, अंडाणु, अंडा जो हमारे एग थे ना, एग, जो एग हमारे पास में थे, ठीक है। अब एग जो थे ना, अब एग में ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जो एग है ना, एग परिपक्व हो गए, तो अब परिपक्व एग को बाहर निकालना, परिपक्व एग को बाहर निकालना को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन। तो LH हार्मोन का क्या काम होता है? ओव्यूलेशन, मतलब अंडोत्सर्ग करना, ठीक है। वही हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और हार्मोन है हमारे पास में, जैसे FSH और LH तो हमने बात की। अब जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी, ओवरी द्वारा निकलता है एस्ट्रोजन, इसकी बात अभी हमने बोली थी, सेकेंडरी कैरेक्टर करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वैसे तो आप बोल सकते हो अंडाशय द्वारा निकलता है, लेकिन अंडाशय में पर्टिकुलर जगह पूछे तो आप बोलना, अभी हमने आपको बताया था कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है, और काम भी आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम धार्मिक चक्र भी बोल सकते हैं। आखिर ये होता क्या है, ठीक है, और कितने साइकिल में होता है, मतलब कितने फेज में होता है, ये बात सीधी सिंपल है। तो आप बोलना, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ये 28 से 29 दिन में होने वाली एक प्रक्रिया है, और सभी जो मैच्योर फीमेल होती है लगभग 12 से 14 वर्ष से शुरू हो जाती है, और लगभग 45 से 50 वर्ष तक की चलती है, ठीक है। तो ये मेनली हम देखेंगे, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये 4 फेज में होता है। कितने फेज में होता है? 4 फेज में होता है, ठीक है। तो याद रखने की 4 फेज जो है, उनके अलग अलग नाम को याद रखने की प्रक्रिया आपको आप याद रख सकते। एक ट्रिक है, माई फ्रेंड ओपन लैपटॉप, मेरे फ्रेंड ने लैपटॉप को ओपन किया, है ना। तो माई से याद रखना, सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुएशन, या फिर मेंस्ट्रुअल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है हमारे पास में जो ब्लड है, ब्लड क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। अब ब्लड क्यों बाहर निकलेगा, उसके बारे में भी बताते हैं। दूसरा होता है फॉलिकुलर, ठीक है। तीसरा होता है ओव्यूलेशन, और चौथा होता है ल्यूटियल, ठीक है। अब सभी प्रक्रियाओं को एक एक करके हम समझते हैं आखिर है क्या। कुल अवधि अभी बताया था आपको 28 से 29 दिन हो सकती है। तो पहली बात हम करते हैं, किसके बारे में करते हैं? पहली अवधि की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी हमने बात की थी, क्या होता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था ना, एंडोमेट्रियम जो था, वहाँ पे क्या था, मोटी परत बना रहा था, ठीक है, ये मोटी परत बना रहा था। अब ये देखिएगा कि टाइम तो निकल गया है कि यहाँ पे हमारे पास में जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। एग क्या है? फर्टिलाइज नहीं हुआ है। और जो हमने यहाँ पे बच्चे के लिए जगह बनाई है कि बच्चा आएगा यहाँ पर रहेगा, खाना पीना मिलेगा उसको, तो उसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास में यहाँ पे इन्होंने एक लेयर बनाई थी, मोटी लेयर बनाई थी एंडोमेट्रियम ने, तो उसको धीरे धीरे तोड़ने का काम करेगा। जब धीरे धीरे तोड़ेगा, जो लेयर बनी है वो क्या है, ब्लड से बनी हुई है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्लड होता है ना, ब्लड बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज ही होता है, जब पहले स्टेज में ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले स्टेज में ही क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है, ओके। दूसरा स्टेज होता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अगर पहले स्टेज की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 दिन का होता है, 1 से 5 या 6 दिन का होता है। दूसरा स्टेज हम बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। ये लगभग हमारे पास में 7 से 11वें दिन में देखने को मिलता है, 7 से 11वें और 12वें दिन में देखने को मिलता है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। फॉलिकुलर में क्या बताया था अभी आपको? मैंने बताया था कि जो हमारे पास फॉलिकल होते हैं वो क्या होते हैं, विकास होता है उनका, फॉलिकल का विकास होता है। किसके कारण होता है? FSH हार्मोन आया था सूचना लेकर कि आपको विकास करना है। तो ये फॉलिकल फेज वही है कि ये क्या करता है, जो फॉलिकल होते हैं उनका विकास होता है, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं 13, 14 और 15, ये 3 दिन हम देखते हैं हमारे पास में ओव्यूलेशन होता है, कि मतलब जो एग होता है वो बाहर निकलेगा हमारे पास में, ठीक है, अंडोत्सर्ग होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट होता है हमारे पास में ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज क्या होता है? ल्यूटियल का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास जो एग होता है ना, एग फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो कब फर्टिलाइज कर रहा है? 15 से यहाँ से 28 तक, इतने दिन के अंदर ये कर सकता है, फर्टिलाइज करेगा। इतने दिन का पीरियड हमारे पास में है, तो इनके बीच में क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ मेनली 3 से 4 दिन होते हैं लगभग, शायद ध्यान नहीं आ रहा, 14 से 18 या कुछ होता है ऐसा कुछ पीरियड। इतने दिन के बीच क्या होता है हमारे पास में, जो एग होता है वो परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और यहाँ पे ये देखता है कि अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइज हो जाएगा ये, अगर नहीं आएगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ फर्टिलाइज तो वही प्रक्रिया दोबारा से होगी, हमारे पास में ब्लड बाहर आएगा, और फिर वही प्रक्रिया हर बार चलती रहती है। यही होती है हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं हम निषेचन की। आखिर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखो, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमने पहले ही बताया फैलोपियन ट्यूब में होता है, और इसके जो मध्य भाग होता है एम्पुला, वहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, हमारे पास में एग होता है और बाहर से आता है स्पर्म मेल से, और वो क्या करते हैं, एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे देखेंगे आगुड़ित हमारे पास में अंडाणु में है और आगुड़ित हमारे पास में शुक्राणु है। ये दोनों मिलकर एक द्विगुणित संरचना 2n का निर्माण करते हैं, जिसका नाम देते हैं हम जायगोट। क्या नाम देते हैं? जिसका नाम हम देते हैं जायगोट या फिर युग्मनज, ठीक है। जो युग्मनज होता है वो याद रखना एक सेल वाली संरचना को बोलते हैं हम, जो एक सेल वाली संरचना को क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। अब धीरे धीरे जो युग्मनज होता है ना वो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस हो रही है प्रोसेस। माइटोसिस में क्या होता है, दोगुना होता जाता है। जैसे एक सेल से क्या होगा, एक सेल से 2 सेल होगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2-2 होते जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे जो हमारे पास में प्रक्रिया हो रही है, जायगोट बना, एक सेल का था, अब जायगोट से क्या हो रहा है, धीरे धीरे 2 सेल बनी, फिर 4 बनी, फिर 8 सेल बनी। जो ये प्रक्रिया हो रही है 2, 4, 8 सेल बनने की, इसे हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। और इन सेल का नाम होता है ब्लास्टोमियर। इसे बोलते हैं क्लीवेज, और सेल का नाम क्या होता है? ब्लास्टोमियर होता है। लगभग 8 से लेकर 16, लगभग 8 से लेकर जो 16 हमारे पास में सेल की जो संरचना होती है उसका नाम देते थे हम मेरुला, या फिर मोरूला बोल सकते हैं, इसको मोरूला नाम देते हैं। और लगभग ये मोरूला जैसे ही खत्म होता है और आगे जब मोरूला भी वृद्धि करने लगता है तो हम देखते हैं हमारे पास एक नई संरचना बनती है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है। और अभी हमने बात की थी यहाँ पे, जैसे अंडाणु पहली रिलीज होता है यहाँ पे मोटी परत बन रही थी, किसकी बन गई थी, ठीक है, ओके। तो हमने बात की थी तीसरी, अभी बताया था मैंने 3 फेज थे यहाँ पे। कहाँ गए हमारे पास यूटेरस, ये रहा। यहाँ पे हमने 3 पढ़े थे, कौन से? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का बताया था कि ये क्या करता है, यहाँ पे मोटी परत बना लेता है, तो वही आपको यहाँ पे देखना है निषेचन में। तो एंडोमेट्रियम ने क्या किया, यहाँ पर परत बना ली। तो जैसे ही परत बनाएगा यहाँ पर पास ब्लास्टोसिस्ट आया है, तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे जो मोटी परत ने यहाँ पे आके प्रत्यारोपित हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम निषेचन। हालांकि निषेचन जो प्रक्रिया है वो केवल आप यहाँ तक बोल दो कि हमारे पास स्पर्म और ओवम ये दोनों मिल जाते हैं और जायगोट बनाते हैं, इसी को बोलते हैं निषेचन। तो आप यहाँ पे निषेचन आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आगे भी याद करना है तो आगे हमने आपको यहाँ पे बता दिया। कभी कभी पूछ लेता है जो मोरूला होता है वो कितनी सेल की संरचना को बोलते हैं, ब्लास्टोसिस कितनी सेल की संरचना को बोलते हैं, ठीक है, क्लीवेज क्या होता है, तो ये सभी आपसे पूछ सकता है और पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये कैसे याद रखोगे, तो आप बोला स्मार्ट ओवम जूम ब्यूटीफुल इनसाइड, ठीक, स्मार्ट स्पर्म ओवम ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, ठीक है, ब्लास्टुला बनाएंगे, और साथ में इनसाइड अंदर क्या होता है, इनका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इनसे क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़रूरी बातें याद रखना, जो हमारे पास महिलाएं होती हैं उनमें हर एक माह में केवल एक ही अंडाणु जो होता है ना, केवल एक ही एग जो होता है वो केवल एक ही एग क्या होता है, मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। फेलोपियन कटने पर गर्भधारण असंभव है। एक बार अगर फेलोपियन ट्यूब कट गई है तो फिर दोबारा गर्भधारण नहीं होगा। और फेलोपियन ट्यूब के काटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जरा आप बताइए। फेलोपियन ट्यूब जो है ना उसको काटने की प्रक्रिया क्यों काटते हैं? सबसे पहले तो ये काटते हैं कि अब बच्चा नहीं चाहिए, मतलब न्यू जनरेशन को नहीं करना है, हमारे पास इतना था पर्याप्त है, ठीक है।
इसे बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोटॉमी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोटॉमी, क्योंकि एक प्रकार की जो हमारे पास में क्या है, फैलोपियन ट्यूब है ना, ट्यूब को काट रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोटॉमी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो मादा होती है उसमें सर्जरी के द्वारा बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको बंद करना, उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोटॉमी या फिर सर्जरी बोल सकते हैं। ठीक है। ओवम क्या है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी संरचना क्या होती है? ओवम होती है। और शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या होती है? स्पर्म होती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।